Hey guys, hi. So, welcome once again to the channel and to the course. This course is going to deal with what? Once again, जैसे एक 11th का कोर्स वर्क है जिसमें आप प्लांट और एनिमल बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स कर रहे हो, उसी तरह दिस एनसीईआरटी मैप्ड सीरीज जो है, दिस इज़ फॉर ग्रेड 12। अगर आप 11th को फॉलो कर रहे हो, अब साइड बाय साइड पैरेलली आप 12th को भी फॉलो कर सकते हो। पहली चीज़, अब एनसीईआरटी मैप्ड बायोलॉजी फॉर 12th ग्रेड ये स्टार्ट होगा चैप्टर 1 से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंड इट विल कंटिन्यू टिल बायोडाइवर्सिटी। क्या प्लान है, कब तक कंप्लीट कर लेंगे? कोशिश रहेगी कि मार्च एंड तक ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर अभी तक आप इस कोर्स वर्क से फेमिलियर नहीं थे, सिंपली गो टू यूट्यूब ऑन द चैनल शांता सोना सिंह एंड यू कैन फाइंड द इंट्रो टू द ग्रेड 11 वीडियोज एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको उसके बारे में थोड़ा पता है। अगर नहीं पता है, दिस इज़ अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द कोर्स वर्क। देखो यार, नीट के लिए हमें इसेंशियली 3 चीज़ें चाहिए होती है। हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ये कोर्स कैसे चलेगा, हमें नीट प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए, और दूसरा कुछ प्री रिक्विजिट जो हमें बेसिक आइडिया समझ जाना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस कोर्स वर्क। For any NEET student, they need 3 books. First is a module that complements the classes they are attending. ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ऑफन ज़रूरत से ज़्यादा किताबें खरीद लेते हैं, वो आपको ना करना पड़े, दैट इज़ वाई। सो आप कहीं ना कहीं नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, विच मीन्स यू आर ईदर इनरोल्ड इन योर स्कूल और अ कॉलेज, पीयू कॉलेज और अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जहाँ आपके क्लासेस रेगुलरली चल रहे हैं, तरीके से चल रहे हैं। और ये क्लासेस जहाँ भी चल रहे हैं वो आपको एक मॉड्यूल देते हैं। उनका मॉड्यूल इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वो आपकी क्लासेस को कॉम्प्लीमेंट करता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज मोस्ट लाइकली अ मॉड्यूल। इफ़ यू हैव दैट, वेल एंड गुड। इसके अलावा यू नीड ऑफ कोर्स अ रेफरेंस बुक। अ रेफरेंस बुक इज समथिंग दैट इन वेरी डिटेल्ड एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर आपको कॉन्सेप्ट्स और कनेक्शंस को एक्सप्लेन कर पाए। एंड फाइनली you need a practice book. A practice book is loaded with questions, right? उनमें 10, 20, 25, sometimes even 30 plus years के questions होते हैं. I would not name a particular brand, but there are many. ठीक है, I personally like 2 or 3 books which have really good bank of questions. अगर आप इंटरनेट बहुत अच्छे से यूज़ करते हो तो आपको शायद ये बुक्स भी खरीदनी ना पड़े, आपको ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स फ्री में मिल जाएंगे। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि एक प्रैक्टिस बुक आपके पास होनी चाहिए जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ ऑल दिस 3 कॉम्प्लीमेंट्स योर प्रिपरेशन। और आपके प्रिपरेशन का बेस क्या है? आपके प्रिपरेशन का बेस है जहां आप प्राइमरीली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स द बाइबल, गीता और कुरान ऑफ नीट, दैट इज द एनसीईआरटी। सो दिस इज नॉट नेगोशिएबल। क्लासेस और आपकी एनसीईआरटी इज योर बेस। और मैं जब कह रहा हूँ बेस इज योर एनसीईआरटी, मीन्स एनसीईआरटी को समझना, सिर्फ उनके लाइनों को रटना नहीं है। अगर आप उनके हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन को समझ जाओ, कुछ भी बाहर से मोस्ट लाइकली नहीं आना है। बट हाँ, कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट ज़रूर किए जाएंगे, डीपली टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, सो क्लासेस एंड एनसीईआरटी फॉर्म्स योर बेस। उसके ऊपर ये टॉपिक्स आपकी हेल्प करते हैं, मॉड्यूल्स, रेफरेंस बुक्स एंड प्रैक्टिस बुक्स। ठीक है, now reference book, if you have already taken, well and good. If you have not taken yet, you can, there's no need, you can go for the NCERT mapped for grade 12। ग्रेड 12 वाली एनसीईआरटी मैप ग्रेड 11 से ज़्यादा बेहतर लिखी हुई है। उसमें एनसीईआरटी करेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, फ्लो चार्ट्स और इंट्यूटिव हैं, डायग्राम्स और इंट्यूटिव है। सो ऑल ऑफ दैट विल बी देयर टू हेल्प यू। तो अगर आप चाहें तो यू कैन ईजिली बाय द एनसीईआरटी मैप फ्रॉम Amazon और इवन माई ओन वेबसाइट विच इज़ शांता सोना सिंह। ठीक है, Amazon पे फॉर नेक्स्ट 1 वीक आई थिंक बुक अभी अवेलेबल नहीं होगी। आई एम ट्राइंग टू रीस्टॉक एज अ स्पाइरल बाइंडिंग थिंग, बट वेरी सून वो उधर भी हो जाएगा। इफ़ यू वांट यू कैन बाय, इफ़ यू डोंट वांट, इफ़ यू ऑलरेडी हैव रेफरेंस बुक, डोंट ओवर बाय। बेमतलब के पैसे वेस्ट मत करना। ठीक है, नाउ ये तो था हमारा रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स। अब देखो, एनसीईआरटी ग्रेड 12
अगर आप इसको डिवाइड करो तो आप इसको 3 बकेट्स में डिवाइड कर सकते हो। व्हाट आर द बकेट्स दैट आई वांट यू टू डिवाइड? पहला है बेसिकली ह्यूमन फिजियो। व्हेन आई टॉक अबाउट ह्यूमन प्लस प्लांट, दोनों को एक ही बकेट में रखते हैं, प्लांट एंड ह्यूमन फिजियो। प्लांट फिजियो में आप प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करोगे, ह्यूमन फिजियो में आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस ह्यूमन हेल्थ की बात करोगे। ठीक है, ये चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं है बट आपके लिए नए ज़रूर हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन आप 10th में फिर भी पढ़ के आ चुके हो, हेल्थ आपने नहीं पढ़ा है। तो हेल्थ आपके लिए इसलिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि आपका जो ये चैप्टर हेल्थ है, दिस इज अ बिट न्यू टू यू। प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन आप पढ़ चुके हो एटलीस्ट 10th में एक बार, तो दिस वुड बी अ डीपर डाइव बट स्टिल यू विल हैव एन आइडिया। तो हेल्थ वाला जो चैप्टर है आपके लिए चैलेंजिंग होगा, प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपके लिए थोड़ा इजी होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक चैप्टर है, वो भी इसी में आएगा, जो कि लार्जली एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बकेट जो हमारा आता है वो ऐसे चैप्टर का बकेट्स है जो शायद आप पहली बार इतनी पेचीदे तरीके से पढ़ने वाले, विच इज़ जेनेटिक्स। आप 10th में पढ़ते हो बट दिस इज अनदर लेवल। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, आई विल सिंपली राइट इट मॉल जेन प्लस बायोटेक्नोलॉजी प्लस बायोटेक एप्लीकेशंस। मैं इन चैप्टर्स को डिफरेंशिएटर चैप्टर्स कहता हूँ। वाई आई कॉल देम डिफरेंशिएटर चैप्टर्स? बिकॉज ये सबके लिए मुश्किल है, और जिन्होंने इन चैप्टर्स को समझ लिया उनके पास हमेशा एक एज होता है। ठीक है, दे ऑलवेज हैव एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। वाई? सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से कवर नहीं करते, कुछ इनएक्यूरेसीज में फंस जाते हैं, कुछ अच्छे प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को याद करने में लग जाते हैं और कॉन्सेप्ट छूट जाता है। सो दीज आर वेरी डीप, वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर्स, and these will draw onto your understanding, general understanding of biology. जेनेटिक्स सेल डिवीजन से ड्रॉ करेगा, मॉलिकुलर जेनेटिक्स बायोमोलिक्यूल से ड्रॉ करेगा, बायोटेक एंड बायोटेक एप्लीकेशंस आपका जनरल अवेयरनेस ऑफ योर सराउंडिंग से ड्रॉ करेगा। तो दीज आर डिफरेंशिएटर चैप्टर्स। जिसने इनको कर लिया कंट्रोल, उनके पास एक एडवांटेजियस एज तो ज़रूर होगा। तो कुछ भी हो जाए, ये चैप्टर्स आपके वीक नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें आप माइक्रोब्स को ऐड करना चाहो तो कर लो, शायद ये सिंपलेस्ट चैप्टर है माइक्रोब्स। उसके बाद जो लास्ट बकेट है, वंस अगेन दे आर हाईली थ्योरेटिकल चैप्टर्स बट अ लॉट एप्लीकेशन एज वेल। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अब ये थ्योरेटिकल क्यों है और प्रैक्टिकल क्यों है एट द सेम टाइम? थ्योरेटिकल इसलिए है क्योंकि इसमें आप डीप कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझोगे, इसमें आप कनेक्शंस को समझोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये थ्योरेटिकल भी है और एप्लीकेशन भी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो खास करके कोई एक्सपेरिमेंट की बात हो रही होगी या कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात हो रही होगी। इसमें जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उन्हीं चीज़ों को हम कनेक्ट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी बड़े मज़ेदार चैप्टर्स हैं क्योंकि हम कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। इन कहानियों से भरी पड़ी है। ये कहानियाँ बोरिंग लग सकती है बट अगर इन कहानियों को आप नहीं समझोगे तो इन चैप्टर के क्वेश्चंस को आंसर करने में फिसलने के चांसेस हैं। तो इट इज़ बेटर दैट यू फोकस ऑन दीज चैप्टर्स एज वेल। ये लास्ट हैं, छोटे हैं, ये समझ के इनको छोड़ मत देना। और कई बार ऐसा हुआ है कि इन चैप्टर्स से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये चैप्टर आपके स्कोरर चैप्टर्स हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड, फिल्ड विथ स्टोरीज, लेस एग्जाम्पल्स, वेरी स्कोर वर्दी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे इसको खराब करके आ जाते हैं। सो प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये आपके रेगुलर चैप्टर्स हैं। इसमें कुछ नया टाइप का लोड आपको नहीं मिलेगा, जो लोड आपने 11th में लिया है वही लोड मिलेगा। जो सेकेंड बकेट है वो आपका फुल ऑन पंच लेगा। यू हैव टू हैव एकदम एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव स्टडी इन दीज थिंग्स। जो लास्ट चैप्टर है, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस एंड स्टोरी टेलिंग एंड कनेक्शंस अप्रोच, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओ और उसे प्रेजेंट कर पाओ।
ठीक है। मोस्ट लाइकली आप इस साल बोर्ड भी दे रहे हो, विच मीन्स अगर आपने इन चैप्टर्स को मास्टर कर लिया तो आपका बोर्ड भी अच्छा जाएगा। दैट इज वाई विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल टू फिनिश इट बिफोर द बोर्ड्स हैपन। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। ठीक है, नाउ दिस लेक्चर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, आई डू नॉट हैव मॉड्यूल्स बट आई विल हैव माई ओन रेफरेंस बुक विच यू कैन बाय। प्रैक्टिस आपके इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। सम प्रैक्टिस विल बी अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट एज वेल, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। वंस अगेन, डू ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा फालतू वेस्ट मत करना। क्लियर? नाउ अगर किसी लेक्चर में मैंने ये बोला कि भाई ये पढ़ लो, ये चैप्टर या कॉन्सेप्ट के पहले, पॉज द वीडियो, स्टडी इट एंड देन कम बैक एंड रिज्यूम। डोंट डिपेंड कि नहीं हम तो कर लेंगे ऐसे। ठीक है, आपका टाइम प्रेशियस है, यूज इट वेल। कूल। नाउ लेट मी सी, सो वी आर ऑलरेडी एट 11. Before we jump into sexual reproduction in flowering plants, which is the beginning, which is this particular lecture, I want you to remind of something very important, something जो आप plant kingdom chapter में पढ़े थे और अभी there is a very good chance आप उसे भूल चुके होंगे। Now, which is alternation of generation. अगर आपने alternation of generation को अभी क्लियर कर लिया तो आपका ये चैप्टर बहुत इजी होगा, क्योंकि आप समझ पाओगे कि आप पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, सो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? फर्स्ट, सेक्सुअल टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का बेसिक आइडिया। देखो, लाइफ की शुरुआत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुई, इवेंचुअली लाइफ ट्रांजिशन टुवर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों हुआ? वाई वॉज दिस ट्रांजिशन नोन एंड इम्पॉर्टेंट? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है। एक सिंगल इंडिविजुअल अपने बॉडी के कोई स्पेसिफिक सेल से रिप्रोड्यूस कर सकता है, डन। उसे मल्टीपल लोग नहीं चाहिए, या दो लोग नहीं चाहिए एसेंशियली। एंड जब कोई भी किंगडम की शुरुआत हुई या लाइफ जनरली की शुरुआत हुई, उस समय पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, बहुत कम लोग हैं एनवायरनमेंट में। तो उस समय अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दो इंडिविजुअल खोजता है। तो दो इंडिविजुअल के लिए पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए लाइफ ने शुरुआत की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और मूव हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। अब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल चाहिए तो ये तो अच्छी बात है ना। क्या कुछ और फायदे भी होते हैं क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? और फायदे हैं। वो और फायदा क्या है? मान लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी स्पोर से हो रहा है। आप फंजाई में पढ़ते हो ना, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर। मान लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी स्पोर से हो रहा है, ये स्पोर लीड्स टू अ न्यू इंडिविजुअल डायरेक्ट। जो स्पोर है वो किसी सरफेस पे लैंड करेगा और नया इंडिविजुअल बना लेगा। ठीक है, इसका फायदा यह है कि इट इज एनर्जेटिकली एफिशिएंट। ये लंबा एन का मतलब एफिशिएंट, क्योंकि मुझे दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। एक इंडिविजुअल जो एनर्जी खर्च कर रहा है, उस इंडिविजुअल को उसका पेबैक मिल रहा है देन एंड देयर। स्पोर सक्सीड करेगा या नहीं करेगा वो किसी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल दे प्रोड्यूस गैमीट्स, एंड व्हाट आर गैमीट्स? गैमीट्स आर स्पेशल सेल्स, एंड दीज गैमीट्स मस्ट फ्यूज, और फ्यूजन के बाद ये बनाएगा जाइगोट, और जब ये जाइगोट बनाएगा तो ये जाइगोट फिर नया इंडिविजुअल बना सकता है। यू अंडरस्टैंड दिस? तो जो पहले इंडिविजुअल का एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है दूसरे इंडिविजुअल का एनर्जी एक्सपेंडिचर पे। अगर दोनों ने सही तरीके से गैमीट बनाया तब जाके जाइगोट फॉर्म होगा, और तब जाके फर्टिलाइजेशन एंड हेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
is less dependent on environment. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रूल थोड़ा ज्यादा सिंपल है. फेवरेबल इन्वायरमेंट नया इंडिविजुअल बनाओ, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट चुपचाप बैठे रहो. सो आपका जो जू स्पोर था या कोनिडियो स्पोर है, इनके पास एक सिंपल रूल है. इन्वायरमेंट फेवरेबल है, रिप्रोडक्शन कर लो. इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है, रिप्रोडक्शन मत करो. ये सेम रूल का एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट. ऐसा क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ्टन इन्वॉल्व्स फोर्सेस और एजेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ्टन इन्वॉल्व्स फोर्सेस, एजेंट्स, रिचुअल्स फॉर फर्टिलाइजेशन. क्या चीजों की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक फूल को, एक प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसे फ्लावर करना पड़ेगा. फ्लावर को प्रोड्यूस करना बहुत एक्सपेंसिव है और ये फ्लावर एक पर्टिकुलर सीजन में ही होगा. ये सीजन की डिपेंडेंसी आ ही इसलिए रही है बिकॉज रिप्रोडक्शन वुड बी सक्सेसफुल इन दैट सीजन. और कई बार फ्लावर जब ट्रांसफर ऑफ गैमीट को रास्ता ऑप्ट करेंगे तो दे विल डिपेंड अपॉन एन एनिमल विच अगेन विल बी डिपेंडेंट अपॉन द इन्वायरमेंट. मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर प्लांट है जो बीज के ऊपर डिपेंड करता है एंड बीज आर या कोई भी एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है और वो एनिमल समर सीजन में ज़्यादा इफेक्टिव है, तो बाय डिफॉल्ट आपका प्लांट रिप्रोडक्शन भी समर सीजन पे डिपेंड हो जाएगा, है ना. सो फोर्सेस हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं या रिचुअल्स हो सकते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा डिपेंडेंट बना रहा है. साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनर्जी एक्सपेंडिचर इन मेटिंग रिचुअल्स उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है. किसकी बात मैं कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल डॉग्स और हॉर्सेस और पीकॉक्स. इफ यू हैव सीन आपने सुना होगा कि जब बारिश होती है तो मोर नाचते हैं. मोर क्यों नाच रहे हैं? वो अपने पंख क्यों फैला रहे हैं? वो फीमेल पीहेंस को मैसेज दे रहे हैं कि देखो, आई एम द वन हु इज हेल्दी, राइट. तो ये मेटिंग रिचुअल्स एक्सपेंसिव है बेटा, राइट. और ये मेटिंग रिचुअल्स भी एक तरह का स्ट्रैटेजी है टू सिग्नल कि आई एम द बेटर वन, चूज मी. ये सारे चूजिंग नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बना, स्पोर को इन्वायरमेंट मिला, अच्छा हो गया रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल है, दो गैमीट प्रोड्यूस होने चाहिए. अगर बाय चांस गैमीट मिल गए तब जाके रिप्रोडक्शन होगा. और गैमीट को ट्रांसफर करने में कोई ना कोई फोर्स, पानी, हवा, एनिमल या रिचुअल इन्वॉल्व होता है. और ये सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट खामखा रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल की एनर्जी को इस्तेमाल करता है. ठीक है. सो इन अ वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरीज अ लॉट ऑफ रिस्क्स, a lot of kharcha, a lot of uncertainty. Asexual reproduction carries less risks, less uncertainties. अगर asexual reproduction इतना ही अच्छा है तो फिर sexual reproduction आया ही क्यों? Why did life evolve sex और sexual reproduction? अब यहां आपको एक बात समझने की जरूरत है. Asexual reproduction में variation is very less. Why is variation less? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस या कोई सिमिलर फॉर्म का इस्तेमाल करता है, यानी डीएनए को कॉपी करो, कॉपी करके न्यू सेल को दे दो, बस सिंपल. अब जब आप डीएनए को कॉपी कर रहे होगे, दे विल बी एरर्स इन कॉपिंग डीएनए और ये एरर्स नए तरह के इंडिविजुअल्स या वेरिएशन बनाने में आपकी मदद करते हैं. ऐसा नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिल्कुल करेगा. बट जब ऐसा होगा
it would be just dependent upon the chance errors in copying the DNA. मान लीजिए आप अपनी फेवरेट किताब की कॉपी बना रहे हो। जब आप कॉपी बना रहे होगे तब आपसे कुछ गलतियां हो सकती है। उन गलतियों से शायद आपने कुछ नया वर्ड, नया डायलॉग लिख दिया और वो डायलॉग आपकी किताब को बहुत अच्छा कर देगा, हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप सिर्फ चांस एरर्स पे डिपेंड करोगे तो आप ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? फ़ायदा बहुत सिंपल है कि आपका जो प्रूव्ड डिज़ाइन था वो आगे चलते जा रहा है। नुकसान क्या है कि आप बदलते इन्वायरमेंट के लिए फिट नहीं हो। अगर इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है तो शायद आप कभी वैसे वेरिएशन नहीं बना पाओगे जो बदलते इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको सरवाइव करने में हेल्प करेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू इंडिविजुअल्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर कोई इंसान है जिसने बहुत जगह की चीज़ें खाई हैं, हो सकता है कभी उसके दिमाग में लॉजिक आएगा, यार इसमें वो मिला के देखते हैं कैसा होगा। एक वियर्ड एग्जांपल देता हूँ। अब समोसे के अंदर पनीर होता है, पहले नहीं होता था। बट लोगों को पनीर अच्छा लगा तो लोगों की चलो यार समोसे के अंदर पनीर डाल के देखते हैं कैसा लगता है। उन्हें अच्छा लगा तो अब पनीर समोसा आ गया, है ना? तो सेम वे जब दो इंडिविजुअल के सेल्स मिक्स कर रहे हैं तो दो इंडिविजुअल के सेल्स जो नए वेरिएशंस प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो साथ में आके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे जो कॉम्बिनेशन में आप एडवांटेजेस क्रिएट करने के केपेबल हो। ठीक है? क्लियर है? सो फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू इंडिविजुअल्स मीन्स मोर कॉम्बिनेशंस। और जब आप ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाओगे चांसेस है आप मोर एडवांटेजेस क्रिएट कर पाओ। देखो, कॉम्बिनेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो यहाँ दोनों हो रहा है, बट चांसेस हैं कि कुछ तो एडवांटेज ज़्यादा होगा ना। आई मीन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वेरिएशन तो ज़्यादा होगा ना। और वेरिएशन ज़्यादा होगा तो 50-50 भी ले लो तो भाई कुछ तो मिलेगा नया। और कुछ तो अगर नया मिला तो बदलते इन्वायरमेंट में आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट इज वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांटेजेस। पहली चीज। दूसरी चीज, अब इस बात को आपको दोबारा याद करना पड़ेगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नए सेल्स बनाने के लिए माइटोसिस और अ सिमिलर फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन का इस्तेमाल करता है। ए माइटोसिस कह लीजिए, आ क्लोज्ड माइटोसिस कह लीजिए, वॉट एवर, बाइनरी फिजन कह लीजिए। वेयर एज ये सेम प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लेते हैं दिस इज पर्सन ए इज प्रोड्यूसिंग अ स्पर्म। पर्सन ए 2n था, उसके पास दो कॉपीज थे जेनेटिक मटेरियल के, और स्पर्म में भी उसने दो कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। मान लेते हैं ये स्पर्म फ्यूज होता है एक ओवम से। ओवम एक दूसरे इंडिविजुअल से आया था, वो इंडिविजुअल के पास भी दो कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल था, तो ओवम भी 2n हो गया। मान लेते हैं ऐसा हुआ। एज अ रिजल्ट 2n + 2n 4n। सो एक ही जनरेशन में डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। नेक्स्ट जनरेशन में 4 बन जाएगा 8n, नेक्स्ट जनरेशन में 8n बन जाएगा 16n। अब आप देख रहे हो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हर एक जनरेशन में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा होता जाएगा, सेल इनएफिशिएंट होता जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इवोल्यूशन ने एक नया तरह का सेल डिवीजन ही बना दिया, जिसमें उन्होंने ऐसा किया कि स्पर्म और ओवम माइटोसिस से नहीं बल्कि मियोसिस से बनेंगे। और जब वो मियोसिस से बनेंगे तो स्पर्म एंड ओवम 2n नहीं होकर n होंगे, और जब n + n मिलेंगे तो वो होगा 2n। तो हर एक जनरेशन में द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी मेंटेन, और इस स्पेशल तरह के सेल डिवीजन को बोला मियोसिस। बट क्या मियोसिस का सिर्फ ये रोल है कि वो डीएनए को, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल को मेंटेन कर रहा है?
नहीं, मियोसिस का रोल इससे थोड़ा डीप है। अब व्हाट डू वी मीन कि भाई इससे थोड़ा डीप है? यहां पे मैं आपको मियोसिस के क्रॉसिंग ओवर की याद दिलाना चाहता हूं। नाउ आई नो क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रॉब्लमैटिक टॉपिक, सो स्टार्ट करते हैं मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम और फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम। 1M 1F, मेरे पास दो कॉपीज है, एक कॉपी मदर का, एक कॉपी फादर का। 1M 1F। कोई भी सेल अगर डिवाइड करता है, डिवाइड करने के पहले वो एस फेज से गुजरता है। एस फेज में आप अपने क्रोमोसोम की कॉपी बनाते हो। तो मैंने लिखा 1MC 1FC, मदर के फर्स्ट क्रोमोसोम की कॉपी, फादर के फर्स्ट क्रोमोसोम की कॉपी। दे आर स्टिल द सेम क्रोमोसोम, वाई? दे आर पेस्टेड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। अब क्या होगा? वेल, अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसे बार्स बना रहा हूँ। सो फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम में ऐसे बार्स हैं, मदर में नहीं है। क्रॉसिंग ओवर के समय मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम का अंदर वाला आर्म फादर के फर्स्ट क्रोमोसोम के अंदर वाले आर्म से थोड़ा एक्सचेंज कर लेता है डीएनए को। सो आप देख सकते हो 1MC ने 1FC का थोड़ा सा सेगमेंट ले लिया, 1FC ने 1MC का थोड़ा सा सेगमेंट ले लिया। इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब हम कर ही क्यों रहे हैं ऐसा? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास 23 सेट्स थे क्रोमोसोम के। 23 सेट्स मींस 1M 1F 2M 2F 3M 3F 4M 4F 22M 22F X एंड Y। मेरे पास टोटल 23 सेट्स थे क्रोमोसोम के। मैं आगे गैमीट प्रोड्यूस करते समय सिर्फ एक ही सेट पास कर सकता हूं, बट जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ मदर का ही सेट पास करूं या फादर का ही सेट पास करूं। आई कैन मिक्स एंड मैच। इसी को आप पढ़ते हो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? मेरे पास भले ही 1M 1F हो, 2M 2F हो, 3M 3F हो, 4M 4F हो, जो गैमीट बनेगा उसमें 1M जाएगा या 1F जाएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ 2M जाएगा या 2F जाएगा। यानी मैं 1F के साथ 2M दे सकता हूं या 1F के साथ 2F दे सकता हूं। कौन सा होमोलोगस पेयर में से क्रोमोसोम आगे जाएगा इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर क्रोमोसोम, बट एक ही जाएगा। इसीलिए पर पेयर स्पर्म या ओवम के पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाएगी, एक ही कॉपी जाएगी। अब अगर ऐसा प्योरली होता तो मैं एक वेरी गुड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकता था। ट्रू, इवन दो अगर ऐसा प्योरली होता तो मैं वेरी गुड नंबर ऑफ क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशंस बना सकता था। एक आइडिया देखो, मान लो तीन क्रोमोसोम्स हैं। इसको यहां पे देखते हैं थोड़ा। 1M 2M 3M इंडिविजुअल के पास 1F 2F 3F। इससे आप कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बना सकते हो? एक कॉम्बिनेशन तो सिंपल है, 1M 2M 3M 1F 2F 3F। सारे मदर क्रोमोसोम एक सेल में, सारे फादर क्रोमोसोम एक सेल में। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हो? 1F 2M 3M 1M 2F 3F। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हो? 1M 2F 3M 1F 2M 3F। चौथा कॉम्बिनेशन आप क्या बना सकते हो? 1M 2M 3F 1
F, 2F, 3M. एक और कॉम्बिनेशंस आप, आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट वी कैन मेक, आई थिंक 2 to the power 3 that is equal to 8. Let me check. Yeah, I think so. So पहला क्रोमोसोम गया, दूसरा गया, 3. So as you can see, अगर आपके पास 3 pairs of chromosome है तो आप 2 to the power 3 8 combinations बना सकते हो. हमारे पास 23 pairs हैं तो 2 to the power 23 combinations बना सकते हैं. दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है. बट अगर हम 1m और 1f को ही प्योर ना रखें तो, अगर हम 1m और 1f को प्योर ना रखें और मियोसिस करते समय ऐसा क्रॉसिंग ओवर कराएं तो नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो और भी कई ज्यादा बढ़ सकते हैं. तो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो लोगों के जेनेटिक मटेरियल को अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस में मिला सकता है. ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस दो वजह से बनता है. पहला इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, दूसरा क्रॉसिंग ओवर की वजह से. तो हमने जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुराइयां की थी कि देखो एक्सपेंसिव है, दो इंडिविजुअल चाहिए, डिपेंडेंट होता है इन्वायरमेंट पे, एजेंट पे, मेटिंग रिचुअल्स होती है, अनसर्टेनिटी होता है, वो सारी चीज़ों को ओवरकम कर देता है ये एक रीज़न. और वो एक रीज़न क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा वेरिएशन बनाता है. और ज़्यादा वेरिएशन का मतलब है आप इन्वायरमेंट में अच्छे तरह के वेरिएशंस बनाकर हो सकता है बदलते इन्वायरमेंट को सर्वाइव कर पाओ. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. तो बेसिकली आज की क्लास में हमने किया क्यों, आज की क्लास में हमने एक की पॉइंट समझा कि भाई देखो, दिस दे आर 3 बकेट्स जो हम पढ़ने हैं इस कोर्स वर्क में. फर्स्ट बकेट इज प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम रिप्रोडक्शन और हेल्थ पढ़ेंगे. वी स्टार्टेड आवर चैप्टर विद प्लांट रिप्रोडक्शन और हमने पहली बात ये कही कि कोई भी किंगडम या लाइफ एसेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ गया होगा और इसके क्लियर कट रीजंस हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लिमिटेड टाइम या समय पे ही हो सकते हैं. फिर हमने ये भी पॉइंट ऐड किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भले ही बहुत कॉस्टली हो बट इसके कुछ क्लियर कट एडवांटेजेस हैं और वो क्लियर कट एडवांटेज आता है वेरिएशन की वजह से. क्लियर है? नाउ अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा कोर चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. पहले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में है, और दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे विच इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अगर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्लियर है तो पूरा प्लांट चैप्टर ऐसा लगेगा कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है. ठीक है. पीस ऑफ एडवाइस, मॉर्फोलॉजी पढ़कर आना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. सेकेंड पीस ऑफ एडवाइस, सेक्सुअल सेल डिवीजन पढ़कर आना है. थर्ड पीस ऑफ एडवाइस, अगर आपने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ रखा है तो रिवाइज करके आना. ठीक. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर.